जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर। ये क्लास हम लोगों की सामान्य अध्ययन को लेके है। मुख्य रूप से जो सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी का एक टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान, उस विषय पे हम लोग बात करेंगे और निरंतर बात हो रही है। तो आज हम लोग एक सेगमेंट के किनारे पहुंच रहे हैं, यानी भारत पर कंपनी के शासन के समय जो अधिनियम लाए गए थे उन अधिनियमों का हमारे संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा, प्रत्यक्ष पड़ा, अप्रत्यक्ष पड़ा, किस रूप में पड़ा, तो हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग कंपनी के शासन के समय जो अंतिम चार्टर एक्ट आया था 1853, आज उस विषय पे बात करेंगे। तो विषय की शुरुआत करने से पहले फिर से हम रिपीट कर दें, शेयर कर लीजिए। और फेसबुक के इसी पेज पर हम प्रतिदिन लाइव होते हैं, वक्त यही है। अगर आप लाइव क्लास में उपस्थित हो सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाद में भी देख सकते हैं। यूट्यूब का चैनल है आर्या कैरियर पॉइंट, इस पे भी जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास जैसे ही समाप्त होगी ये वीडियो वहां अपलोड कर दिया जाएगा। बहरहाल कुछ विषय पे बात कर लेते हैं बेटा। पढ़ने पढ़ाने पे कुछ मित्रों ने कमेंट किया है, पूछा है। कुछ मणिपुर से हमारे मित्र हैं, कुछ अरुणाचल से हैं, तमाम जगह से हैं जो हिंदी थोड़ी बहुत समझते हैं। वो सारे बच्चे संपर्क में हैं और सबकी बातों को सुनना है और आपसे उस विषय पे बात करनी है। सबसे पहली बात ये करनी है कि हमेशा ये ध्यान रखना है बेटा कि हम लोग का जो पढ़ना पढ़ाना हो रहा है, यानी जो हम लोग की स्टडी का डायमेंशन है, उसके दो फ्रेम है, उसकी दो दिशा है। पहली दिशा यह है कि विषय की समझ हो जाए हमारे पास। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी कंटेंट को पढ़ते हैं, तो वो हमारी समझ भी हो जाए। और दूसरा कि समझ के साथ साथ एग्जामिनेशन में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए। अगर परीक्षाओं में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो मुझे लगता है फिर पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे अध्ययन का सिर्फ एक टारगेट है, वो टारगेट ये है कि हम किस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं को टैकल कर सकें। देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आपको बाय द वे नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहा है, तो क्या मतलब है। एग्जामिनर के पास कोई दूरदृष्टि थोड़ा ही है कि वो बैठ के आपके बारे में अनुमान लगा ले। उसके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी बुकलेट है या आपकी कॉपी है जिसे वो चेक करता है। वो अगर आप इम्प्रेस कर लेते हैं तो एग्जामिनर आपको नंबर देगा। उसको ये बिल्कुल नहीं पता है कि आप 10 वर्षीय योजना वाले हैं इलाहाबाद में, कि आप 5 साल से दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पहली बार परीक्षा दे रहे हैं। एग्जामिनर को इस बात का कोई आभास नहीं होता। जो भी आभास है उसके सामने जो प्रस्तुत है उसी के आधार पर अंदाजा लगाता है कि भाई बच्चे की क्या स्थिति है। तो हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि हम लोगों के पढ़ने का जो उद्देश्य है, मैं अपने सभी मित्रों से कह रहा हूँ, बड़ा व्यापक अनुभव है मेरा पढ़ने पढ़ाने का। दिल्ली में, इलाहाबाद में, मुझे लगता है हर जगह पढ़ने पढ़ाने का अनुभव है। तमाम तरह के बच्चों से सामना भी हुआ है, तमाम बच्चों को मैंने सफल और असफल होते हुए भी देखा है। तो उसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना है। जैसा कि एक बात बहुत क्लियर है, एक मित्र ने कहा कि थोड़ा मेंस पे बात कर लीजिएगा, तो मैं बात करके बेटा फिर आता हूँ। अभी आज हम लोगों का जो टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे, वो अंतिम चार्टर अधिनियम है सन 1853। इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बात कर लेते हैं, अपने अनुभव को शेयर करते हैं। देखो, मुख्य परीक्षा में दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो कर सकते हो तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। ये अलग बात है कि कब मिलेगी। वक्त थोड़ा लग जाता है, कभी थोड़ा पहले कभी थोड़ा बाद में, लेकिन ये तय है कि आपको नौकरी मिलेगी। थोड़ा धैर्य से, इत्मीनान से तैयारी करने की जरूरत है, घबराने की आवश्यकता नहीं। बच्चे घबरा जाते हैं। मैंने ये देखा है कि जब उनका वक्त आ रहा होता है, यानी जब ये लग रहा होता है जब सिलेक्शन होगा, तो उसी समय उनका धैर्य जवाब दे जाता है, यानी वो थक जाते हैं। तो हिम्मत बनाए रखे, थकिए नहीं, वक्त आपका जरूर आएगा। सबका आता है, आपका भी आएगा। और एक इंग्लिश की कहावत है बेटा,
वो आपके सामने बोल के हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है, गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड बेस्ट विल कम बैक टू यू। अगर आप दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दोगे तो दुनिया फिर आपको बेहतरीन क्यों देगी? तो आपको अपना बेस्ट देना होगा, आपको ये बताना होगा कि हम बाकियों से थोड़े अलग हैं, तो बाकियों से अलग भी आपको मिलेगा, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। मेंस में कॉपी लिखते समय सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है, और मुझे लगता है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। पहला ये कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, और प्रश्न के लिखने की शुरुआत तब तक नहीं करनी है जब तक आपको प्रश्न पूरी तरह से आत्मसात न हो जाए कि प्रश्न का मतलब क्या है, एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो जब ये क्लियर हो जाए कि हाँ हमसे क्या पूछना चाह रहा है, तो फिर आपको अगला काम करना होगा। यानी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन लिखते समय, मेंस के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा 2 मिनट। यानी मेंस में जब आप जाएं तो कुछ बातों पे ध्यान आपको देना है। पहला ये, हाँ जो हमारे मित्र लाइव हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो शेयर करें भाई। देखिए, मैं भी आपके जैसा मनुष्य हूं, तो मेरा भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। मेरा उत्साह अगर कम होगा, मेरा उत्साह सिर्फ आप हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारे मित्र देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा बुरा जो भी लगे कमेंट करेंगे, तो मैं उसके हिसाब से अपनी चीजों को ठीक करूंगा, दुरुस्त करूंगा। वैसे पिछले 20 साल से तो ठीक ही कर रहा हूं, आप भी कुछ सलाह देंगे तो भी ठीक करेंगे, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया तो जिंदगी भर की है, वो हमेशा आदमी सीखता ही रहता है। बहरहाल, तो शेयर करिए बेटा ज्यादा से ज्यादा, हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला ये कि प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए, यानी जो प्रश्न है वो समझ में आना चाहिए। अब इसमें गड़बड़ी क्या करते हैं जो हमारे मित्र हैं, वो गड़बड़ी ये करते हैं कि प्रश्न को जैसे ही पढ़ा और कुछ पढ़े हुए इलाके का प्रश्न दिखा, वो तुरंत शुरू हो गए कि बस बस अब तो मिल ही गया, और इस साल अब टॉप हम ही करने वाले हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। जब ये क्लियर हो जाए तो फिर दूसरा स्टेप, किस तरह से प्रश्न को लेके आगे बढ़ना है, किस किस तरह से अपने विचारों को प्रस्तुत करना है, उनके प्रस्तुत करने का क्रम क्या होगा, ये सब आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है। कहीं भी छोटा सा लिखो के योजना बना लें कि हम इस क्वेश्चन को जब टैकल करेंगे तो किन किन चीजों को किन किन क्रम में प्रस्तुत करेंगे। तो योजना बहुत जरूरी है। बिना योजना के आप क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, और लिखेंगे तो फिर 4-6-10 लाइन लिखने के बाद पेन रुक जाएगी और सोचने लगेंगे। मुख्य परीक्षा में इतना वक्त बिल्कुल नहीं होता, आपको तेजी से लिखना होता है, ढेर सारे क्वेश्चन। आजकल देख रहे हैं यूपीपीसीएस में कहने के लिए 5 प्रश्न है, बेटा 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बहरहाल, योजना बनानी है। अब एक जो फ्रेशर बच्चे होते हैं वो नहीं समझ पाते कि योजना का क्या मतलब है। योजना का ये मतलब है कि किसी क्वेश्चन को लिखते समय हम अपने विचारों को किस क्रम में देंगे, पहले क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर बाद में क्या लिखेंगे, लास्ट में कंक्लूड कैसे करेंगे। तो ये जरूरी है, योजना बना लें और तब लिखें। लेखन का काम तब प्रारंभ करें। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, लेखन आपका बढ़िया है, लिखने की शैली अच्छी है, शैली तो एक विषय वस्तु है, भौतिक रूप से अगर आपकी राइटिंग ठीक है तो समझ लीजिए कि आधी लड़ाई तो आपने जीत लिया। राइटिंग अगर आपकी बुरी है, आप अगर ठीक नहीं लिख पाते, तो इस बात की बहुत ही कम संभावना है कि आपको सफलता मिले, आप पढ़ने में चाहे जितने अच्छे हो। देखो, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य हैं बेटा, हर जगह मनुष्य हैं। अच्छी लिखावट, अच्छी सजावट, अच्छे चेहरे किसको खराब लगते हैं। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो पहली लड़ाई तो आपने जीत लिया, यानी एग्जामिनर को इम्प्रेस कर लिया आपने। अब दूसरी लड़ाई यह है कि विषय वस्तु कैसे आपने लिखा है। तो मेंस में जहां तक मेरा अनुमान है, इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ के
तो सारे बच्चे कमोबेश आस पास ही रहते हैं। तो अगर राइटिंग आपकी अच्छी है तो फिर समझ लिए कि लड़ाई आपने जीत लिया। हाँ, एक बात, इससे बड़ा हतोत्साहित वो लोग ना हो जिनकी राइटिंग बहुत खराब है। मैंने खराब राइटिंग वालों को भी सफलता पाते हुए देखा है। लेकिन अगर खराब राइटिंग से आप सफल हो रहे हैं, उसी ज्ञान पर अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो टॉप करेंगे आप। इतना डिफरेंस होता है बेटा। बुरी राइटिंग से अगर आप सफल हो जा रहे हैं, तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी रही होती उसी ज्ञान पर, तो शायद आप टॉपर की लिस्ट में होते। तो राइटिंग पे विशेष ध्यान रखना है। राइटिंग को ठीक करने के लिए एक जादू है जो हम आपको बता रहे हैं, आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। कोई पैदा होते ही राइटिंग किसी की ठीक नहीं होती। राइटिंग ठीक करनी पड़ती है, लिखने की शैली को दुरुस्त करना पड़ता है, लिखावट को दुरुस्त करना पड़ता है। तो उसका तरीका मैं बता रहा हूं। जब भी आप पढ़ते हैं तो चीजों को लिखें। प्रीलिम्स की तैयारी करते समय बच्चों की परेशानी है, वो इतना डूब जाते हैं प्रीलिम्स में कि खाली पढ़ना 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 पढ़ना, लिखना बहुत कम होता है। मुझे नहीं लगता कि किसी दिन बैठ के 10 पेज आपने एक साथ लिखा हो, या बच्चे लिखते हैं, नहीं लिखते। छोटे छोटे नोट्स, वन लाइनर चीजें, ये सब करते रहते हैं प्रीलिम्स में, तो राइटिंग इंप्रूव नहीं होती। आप बैठ के इत्मीनान से आधे घंटे 1 घंटे लिखिए। जो कुछ नोट्स बना रहे हैं उसी को कॉपी करिए, लेकिन उसको नोट करते समय हमेशा यह ध्यान रखिए कि इस बार आपको कंटेंट को कॉपी करने का इरादा ज्यादा नहीं है, इरादा है राइटिंग को इंप्रूव करने के। धीरे धीरे लिखिए, आराम से लिखिए, जैसे भी लिखिए, लेकिन टारगेट कंटेंट को लिखना नहीं है, टारगेट राइटिंग को सुधारना है। वक्त लगेगा शुरू में, लगने दीजिए। तो ऐसा करते 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 अगर 21 दिन तक आपने यह प्रक्रिया की, लगातार करके देख लीजिएगा ना बेटा। अगर आपने 21 दिन तक यह प्रक्रिया की, तो बस आप समझ लीजिए कि आपकी राइटिंग सुधर रही है। और इस प्रक्रिया को कंटिन्यू कर लीजिए, आपकी राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी। अब आप चाहे जितना तेजी से लिखेंगे, आप वैसा ही लिखेंगे। लेकिन बच्चों की परेशानी यह है कि उनको लगता है कि राइटिंग एक सेकेंडरी चीज है, पढ़ना प्राइमरी चीज है। तो भैया जी, जितना जरूरी पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है लिखना। और इसको अपने दिमाग में ठूंस लीजिए, बैठा लीजिए। अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया तो खामियाजा भुगतेंगे आप। और भुगतान आप तब करेंगे जब आपको सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अभी वक्त है, समय है, राइटिंग को इंप्रूव करिए। 21 दिन अपना समय दीजिए, और सिर्फ उस समय कंटेंट क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ लेना देना यह है कि हमारी राइटिंग ठीक होनी चाहिए। धीरे धीरे लिखिए, आराम से लिखिए, 1 घंटे में लिखिए, लिखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पढ़ तो रहे ही, आप मेहनत कर ही रहे हैं, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो विजेता उसी के बीच से कोई होगा ना बेटा। तो हमको हर काम करना होगा। तलवार भी बढ़िया रखनी होगी, तलवार पे धार भी बढ़िया होनी चाहिए, तलवार देखने में भी अच्छी होनी चाहिए, लड़ाई तब न होगी। ये पूरा युद्ध है ना बेटा, इसमें सब कुछ बेहतर करना होगा आपको, क्योंकि सब कुछ बेहतर वाले ही आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल, तो इस पे बेटा हमने आपसे कुछ बात की। अब हम आते हैं अंतिम चार्टर अधिनियम। बार बार एक ही चीज रिपीट करना ठीक नहीं है। कुछ हमारे मित्र जो रेगुलर देख रहे होंगे उनको थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बेटा, ये बड़ा जरूरी है। कि जैसे जो बच्चा भी हमसे जुड़ रहा है या भी हमको देख रहा है, वो समझ नहीं पा रहा होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। वास्तव में हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे संविधान पे प्रभाव किन किन चीजों का पड़ा होगा, उसी की जड़ तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं। तो जड़ कहां तलाशेंगे हम? जाके मौर्य काल में थोड़ी तलाशेंगे, या गुप्त काल में थोड़ी तलाशेंगे, सल्तनत काल में नहीं तलाशेंगे। भारत को स्वतंत्र होने के ठीक पहले जिन लोगों ने शासन किया हमारे ऊपर, हम जड़ वहीं तलाशेंगे। और स्वतंत्र होने के ठीक पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो निश्चित रूप से हम अपने संविधान की विषय वस्तु की जड़ों को वहीं तलाशने की कोशिश करेंगे। और जब हम उस विषय पे जाते हैं तो देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों का शासन, 2 तरह के अंग्रेज थे। एक कंपनी वाले अंग्रेजों का शासन और एक क्राउन वाले अंग्रेजों का शासन। तो अभी हम लोग कंपनी के अंग्रेजों वाले शासन पे हैं, तो उस विषय पे बात करते हैं। तो ध्यान रखना, कंपनी के शासन के समय जो अंतिम अधिनियम ब्रिटेन की संसद ने उनके लिए बनाया,
वो अधिनियम था 1853 चार्टर एक्ट। पूरा नाम क्या था बेटा? 1853 चार्टर एक्ट। सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है बेटा कि अगर आपको ठीक लगे तो आप अपने मित्रों को सुझाव दीजिए, उनको भी बताइए, वो भी लाभ उठाएं, शेयर करिए, और हमें भी सुझाव दीजिए कि सर थोड़ी सी परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है वो सब। कई मित्रों को कंप्लेन थी, नोट्स उपलब्ध करा दीजिए। अपने सारे प्यारे मित्रों से यह कहना चाहते हैं कि क्या ये मैं कम कर रहा हूं कि प्रतिदिन आपको लाइव क्लास दे रहा हूं? नोट्स उपलब्ध कराने की पुरजोर कोशिश होगी बेटा, लेकिन अगर आप देख के नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं काफी व्यस्त रहता हूं, मेरी काफी व्यस्तता रहती है, उसके बाद भी ये समय निकाल के मैं आपसे बात करने का प्रयास करता हूं। बीच बीच में एक आध दिन गैप भी हो जाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि हफ्ते में कम से कम 6 दिन आपसे बात करो। तो इसका एंजॉय करिए, और अगर ठीक लगे तो बाकी लोगों को भी शेयर करिए, बाकी लोगों को भी बताइए, क्योंकि आप ही तो सब कुछ है। आपके साथ बेहतर होगा तो सब कुछ बेहतर होगा। बहरहाल, तो थोड़ा सा बेटा इसकी विषय वस्तु को समझते हैं और फिर तथ्यात्मक चीजों पर भी बात करते हैं। विषय वस्तु क्या है वो थोड़ा सा दिमाग में रखिए। जब हम 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें एक बात हमने देखा था, आपसे चर्चा मैंने किया था, कल के वीडियो में होगा, जाके देखिएगा, यूट्यूब पे उपलब्ध है, वहां जाके देखिएगा। मैंने कहा था कि 1833 का चार्टर एक्ट वो पहला चार्टर एक्ट था जिसमें ब्रिटेन की संसद ने दावा ठोक दिया कि भारत हमारा है। इसके पहले ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन की संसद ने, ब्रिटेन की क्राउन ने कभी ये नहीं कहा कि भारत हमारा है। हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उनके ऊपर हस्तक्षेप तो कर रहे थे, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि भारत हमारा है। और सन 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसकी खासियत यही थी कि उसने पहली बार यह दावा ठोका कि भारत हमारा है, हम तुमको भारत से भगा नहीं रहे हैं, लेकिन यह ध्यान रखना कि भारत हमारा है और तुम लोग हमारी ओर से भारत पे शासन कर रहे हो। ये शासन तुम्हारा नहीं है, वो वही है कि किसी के घर में जाइए और कहिए कि आप लोग यहां रह रहे हैं, रहिए, लेकिन घर हमारा है। वही हाल हुआ, दावा ठोक दिया कि भारत हमारा है। और 1833 के अधिनियम में 20 साल की उनको अनुमति दी गई कि भाई 20 साल आप भारत पे शासन करें। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसद और ब्रिटेन की जो सामाजिक और आर्थिक दशाएं थी वो अब वो कहीं ना कहीं खिलाफ जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के। वक्त बदल रहा था, परिस्थितियां बदल रही थी, सब कुछ चेंज हो रहा था। तो दुनिया ऐसे ही बदलती है ना बेटा, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। अभी आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, पूरा विश्व परिदृश्य बदलेगा, कुछ बदलाव आप महसूस भी कर रहे होंगे। तो ऐसी घटनाएं पूरे विश्व में हमेशा होती रही हैं और परिदृश्य हमारा हमेशा बदलता रहता है। बहरहाल 1853 के चार्टर एक्ट में ब्रिटेन की संसद में इस बात को लेकर चर्चा तो शुरू ही हो गई कि क्या इन्हें भारत पे शासन का अधिकार फिर आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देखो, सन 1833 में इनको अगले 20 वर्ष की अनुमति दी गई। जाहिर सी बात है कि यह पूरा होगा कब? 1853 में। 33 में 20 प्लस करेंगे 53 होगा। तो 53 में अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक अधिनियम लाना ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बताना ही था कि भैया आगे आपका क्या होने वाला है, भारत में रहोगे कि भारत से जाओगे। तो 1853 के अधिनियम में एक बड़ी मजेदार बात हुई, ये बड़ी लंबी डिबेट होने लगी कि ये सब भारत में क्या हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। और अब वक्त आ रहा था, ब्रिटेन की जो जनता थी, पार्लियामेंट थी, उनके मन में बात आ रही थी कि अब इनको शासन करने से तो रोका जाए। लेकिन मुझे लगता है कि 1853 के चार्टर एक्ट में एक अंतिम मौका उनको दिया गया, लेकिन इस वायदे के साथ कि आपको हम अगले 20 वर्ष या किसी निश्चित अवधि का मौका नहीं देंगे, आप भारत में शासन तब तक करोगे जब तक कि ब्रिटेन की संसद या ब्रिटेन की क्राउन की इच्छा न हो। तो बड़ी मजेदार बात है कि 1773 से आप देख रहे हैं कि हर चार्टर एक्ट में उनको अगले 20 साल की अनुमति दी गई,
लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में इनको 20 साल की अनुमति नहीं दी गई, वरन ये कहा गया कि भारत में आप तब तक शासन करेंगे जब तक क्राउन की इच्छा हो, और जब आप ये कह देते हैं तब आपके सर पे एक तलवार लटक रही होती। तो देखो, ऐसे समझो, हम अपने माननीयों को 5 साल के लिए चुनते हैं। अगर उनको इस तरह से चुन लिया जाए कि आप 5 साल के लिए नहीं, चाहे जितने साल के लिए रहेंगे, लेकिन आप तब तक हमारे माननीय रहेंगे, तब तक हमारे प्रतिनिधि रहेंगे जब तक हम लोगों की इच्छा होगी, तो देखो तलवार की धार पे रहेंगे वो। अभी क्यों नहीं रहते? क्योंकि अभी उनको पता है कि 5 साल के अंदर आप कुछ बना बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर यह व्यवस्था लाद दी गई, भारत पे शासन तो करोगे, लेकिन कोई 5 साल, 10 साल या 20 साल की अनुमति आपको नहीं देने वाले। जब तक हम खुश रहेंगे, हम संतुष्ट रहेंगे, हम नाराज नहीं रहेंगे, अब तब तक शासन करेंगे। एक बात मुझे बताइए बेटा, कि ऐसा क्या था कि हर चार्टर अधिनियम उनको मौका दिया गया, इसमें नहीं दिया गया? और आप देख रहे हैं कि एक बड़ी भयानक घटना हो गई 1857 में। भारत में उनकी सत्ता जाते जाते बची, क्रांति हो गई भारत में, विद्रोह हो गया भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता लगभग लगभग खत्म हो गई थी। दिल्ली के लाल किले तक झंडा फहरा दिया था हम लोगों ने। तो एक बात मुझे बताइए, क्या 1857 की अनुभूति 1853 में होने लगी थी क्या ब्रिटेन की संसद को? क्या ब्रिटेन की संसद ये महसूस करने लगी थी कि 1857 में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, या 1857 में अगर नहीं हो सकता है तो आगे हो सकता है? और मुझे लगता है कि ब्रिटेन की संसद भारत के मामले में नजर तो रखे ही हुए थी, इसमें कोई शक नहीं है। क्या परेशानी है बेटा, वो जरा समझिए। शासक और शासित, जो शासन करता है, जिसके ऊपर शासन होता है, इनके बीच में अगर दूरियां बढ़ी, इतिहास गवाह है, इतिहास जाके पढ़िए, पढ़ते ही हैं आप, जो शासन करने वाला है और जो शासित होने वाला है, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आया तो इसकी परिणति सिर्फ क्रांति हुई है। और ब्रिटेन की संसद तो समझदार थी ही, वो चाहे रशिया की क्रांति देख लें, चाहे फ्रांस की क्रांति देख लें, चाहे कहीं की क्रांति देख लें, जब शासन करने वाला जनता की भावनाओं को, इच्छाओं को नहीं समझ पाता, तो फिर खून सड़कों पर बहता है, क्रांति होती है। ब्रिटेन की संसद इस बात को समझ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को ठीक से समझ नहीं पा रही है, और इनके समझने में कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी, और चूक इनसे हुई। उन्होंने हमको फांसी पे टांगा, उन्होंने हमें मारा, उन्होंने हमें पीटा, उन्होंने हमें बर्बाद किया, हमने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन एक जगह वो चूक गए, वो चूक ये गए कि हमारी धार्मिक भावनाएं जब आहत होती हैं तो यहाँ हमेशा तबाही मचती है, और 1853 में यही हो गया। वो हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को नहीं समझ पाए, और वो जो कारतूस वाला मामला था, गाय और सुअर की चर्बी वाला मामला, वहीं बिगड़ गया। और इतना बिगड़ गया कि आपने देखा कि उनकी सत्ता जाते जाते बची। उसके पहले हमने उफ तक किया था? बिल्कुल नहीं किया, छोटे मोटे विरोध वगैरह हम करते रहे। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन की संसद के भाष का भाष था, और ब्रिटेन की संसद ने कहा कि भैया जी, आपको 20 साल के लिए नहीं, हम तब तक अनुमति देंगे जब तक सब ठीक ठाक चलेगा। और गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ हो गई तो ब्रिटेन की संसद को मौका मिल गया कि अब निकलिए आप। और मुझे लगता है आप पढ़ेंगे कि 1858 का जो एक्ट आया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट, उसमें यही कहा गया कि अब भारत से निकल लीजिए आप, लंबा शासन किया, अब भारत को हम देखेंगे और भारत को अब हम मैनेज करेंगे। यानी अब भारत ब्रिटेन की संसद के अधीन हुआ। तो जरा सा ये देखते हैं बता कि 1853 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। जो मतलब नोट्स बनाना चाहे वो नोट्स बना लें, थोड़ा सा जल्दबाजी में बात करेंगे। पहला, इनको निश्चित अवधि नहीं दी गई। ये कहा गया कि जब तक कंपनी के बारे में सकारात्मक राय रहेगी ब्रिटेन की संसद की, तब तक आप भारत पे शासन करेंगे। दूसरा प्रावधान किया गया, ध्यान रखिएगा बेटा, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या आपसे पूछा जाएगा उसका दायरा बहुत बड़ा नहीं है, और हम लोग 20 वर्षों से इस अनुभव को रखते हैं कि आपसे क्या पूछा जाएगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, उस पर नजर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जरूर जाएगा, किसी रूप में पूछा जाएगा।
एक्चुअल में भारत में एक पद बन गया था बेटा, बड़ा ही, आज भी पद है, बड़ा ही हाहाकारी पद है, जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टर का पद। और हमारे यहाँ तो गांव देहात में अभी भी मुहावरा है, जब थोड़ा उपहास उड़ाना होता है तो कहते हैं कलेक्टर बनेंगे। तो कलेक्टर का पद, हेवेंस जॉब, स्वर्ग की नौकरी। अब इसमें हुआ क्या वो थोड़ा समझ लें। कलेक्टर के पद का सृजन वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था 1772 में, लेकिन कलेक्टर के पद को आधुनिक या वर्तमान स्वरूप देने का जो श्रेय था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसीलिए कहा भी जाता है कि भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता यानी सिविल सेवा के पिता लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बड़ा शानदार पद अब भी है, अंग्रेजों के जमाने में तो बहुत ही शानदार पद था। इसमें एक परेशानी थी कि इसमें भर्ती कैसे हो। आखिर भारत में तमाम कलेक्टर थे तो इनकी भर्ती कैसे होती थी, तो इसमें थोड़ी कमियां थी। कमियां ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी जो निदेशक मंडल था, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी कहते हैं, ये लोग नियुक्त करते थे। और क्यों ना करें भाई, कंपनी उनकी, वो जिसको चाहे उसको नियुक्त करें, उसमें किसी से क्या लेना देना है। रिलायंस कंपनी अपनी कंपनी में किसको रखेगी, इसको किसी से क्या लेना देना है, जो उनको पसंद आएगा उसको रखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्टर के पदों पर उनकी नियुक्ति करती थी जिनके निदेशक मंडल के लोग चाहते थे। कलेक्टर का पद बहुत ही शानदार था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क, वो ब्रिटेन में जाता था तो राजा महाराजा की तरफ से, और उसका कलेक्टर तो पूछो मत। तो ब्रिटेन के आम जो नागरिक थे, आम जो लोग थे, उन लोगों के मन में भी तो इच्छा रहती होगी कि मेरा बेटा भी भारत में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी में कलेक्टर बने। लेकिन उसमें अब भ्रष्टाचार था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, यानी कलेक्टर के पद की नियुक्ति कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो बड़ा उतार चढ़ाव है, किसी दिन बात करेंगे आपसे विस्तार से। 1853 के अधिनियम में कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया देखो 1833 में कह दिया ना कि भारत हमारा है, तो भारत हमारा है तो हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा भारत में, तुम लोग एक न्यास के रूप में हो। तो अधिकार तो उनको मिल गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट में उन्होंने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी में कलेक्टर की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। लेकिन एक बात कि कह भर देने से तो नहीं हो जाएगा, सिस्टम बनाना पड़ता है, व्यवस्था बनानी पड़ती है, कैसे परीक्षा होगी, कहां परीक्षा होगी, सिलेबस क्या होगा, कौन परीक्षा देगा, कौन परीक्षा नहीं देगा, ये सब निर्धारित होगा तब ना परीक्षा होगी। तो इसी सब को निर्धारित करने के लिए सन 1854 में लॉर्ड मैकाले, याद रखिएगा ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जो मैकाले आयोग के नाम से जाना गया। मैकाले आयोग ने 54 में ही अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया और इसमें इसे निर्धारित कर दिया कि परीक्षा कैसी होगी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि यह परीक्षा खुली भर्ती परीक्षा होगी। इस परीक्षा में वे भाग लेंगे जो स्नातक होंगे। इस परीक्षा में उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष होगी। नियुक्ति योग्यता के आधार पर होगी। नियुक्त से पहले परीक्षाधीन अवधि पर रहना होगा। अब रिपीट नहीं करेंगे बेटा, वक्त का थोड़ा है संकट, तो वीडियो जाके देखिएगा। इतनी बातें कहा। मैकाले आयोग की रिपोर्ट को मान लिया गया। और एक बात ध्यान रखना, आज भी हमारी सिविल सेवा का आधार, आज की डेट में 2022 में सिविल सेवा का आधार, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी मैकाले आयोग की रिपोर्ट है। तो जाहिर सी बात है मैकाले ने रिपोर्ट कर दिया और फिर सब कुछ निर्धारित हो गया। हाँ, उसने ये भी कहा कि इसमें भारत और ब्रिटेन के लोग भाग ले सकते हैं, और ऐसा नहीं कहा कि इसमें भारत के लोग भाग नहीं लेंगे। तो पहली परीक्षा का आयोजन सन 1855 में इंग्लैंड में हुआ, यानी सिविल सेवा की पहली परीक्षा सन 1855 में इंग्लैंड में हुआ। भारतीयों को भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन जरा कल्पना करें कि आज आईएएस के प्री की परीक्षा इंग्लैंड में हो तो कई जने भारत से जाएंगे परीक्षा देने। तो ये जो सेंटर इंग्लैंड देने का क्या है, नौकरी भारत में करनी है, केंद्र इंग्लैंड में होगा। तो इरादा तो साफ साफ दिख रहा था कि इसमें भारतीय कम से कम भाग लें। तो सन 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया, डफरिन के दिमाग के उपज थी,
तो कांग्रेस ने अपनी पहले ही मांग में यही प्रश्न उठा दिया कि ये परीक्षा भारत में, क्योंकि कितना गंभीर मामला था। न किसानों की बात, न किसी और की बात की गई कि ये परीक्षा भारत में भी हो, वो अलग डिबेट की विषय वस्तु है। लेकिन हाँ, ये मांग किया, और डफरिन चूंकि बड़ा सकारात्मक राय रखते थे कांग्रेस के बारे में, तो शुरुआत हो गई। उन्होंने 1886 में एचिसन आयोग बना दिया, कहा कि ये जांच करके बताएंगे कि परीक्षा भारत में होगी कि नहीं। एचिसन आयोग ने भी यही कह दिया कि नहीं, परीक्षा वहीं होगी। फिर एक आयोग बना कुछ दिनों के बाद, जिसका नाम था इस्लिंगटन आयोग। 1912 में प्रथम युद्ध के कारण थोड़ा सा विलंब हो गया रिपोर्ट देने में, तो 1917 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, इस्लिंगटन ने। उन्होंने वह कह दिया कि परीक्षा भारत में नहीं होगी। फिर उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन 1919, जिसने सैद्धांतिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई, हाँ, परीक्षा के सेंटर इंग्लैंड और भारत दोनों में होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1922 में सिविल सेवा की पहली परीक्षा भारत में इलाहाबाद में आयोजित की गई। और कारण बताया गया कि इलाहाबाद में बच्चों के बैठने बैठने की व्यवस्था बढ़िया है, सो इलाहाबाद में सेंटर रखा गया। यह 1853 की एक सबसे बड़ी खासियत यह है, भूलिएगा नहीं बेटा, अवधारणात्मक विषय वस्तु है। कहा गया कि अब कार्यपालिका और विधायिका का अलगाव होगा। अभी तक क्या होता था कि कार्यपालिका खुद विधायिका भी थी, कार्यपालिका भी थी, गवर्नर जनरल की परिषद वो कार्यपालिका भी थी, वो विधायिका भी थी। 1853 के अधिनियम में कहा गया कि अब कार्यपालिका और विधायिका का अलगाव होगा। यानी विधायिका का स्वरूप पहली बार 1853 में दिखा। कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद जो 4 सदस्य थी ना बेटा, 1833 में आपने पढ़ा, एक चौथा सदस्य बनाया गया, विधि सदस्य, जो मत तो नहीं कर सकता था, लेकिन 1853 में उसको अस्थायी कर दिया गया। तो एक हो गए गवर्नर जनरल, उनकी परिषद के 4 सदस्य। और कहा गया कि ये लोग तो शासन करेंगे, लेकिन जब कानून बनाना होगा तो इनमें 6 लोग और आएंगे। जैसे आज हमारी संसद कानून बनाने के लिए बैठती है, कानून बन जाता है तो कैबिनेट उसके अनुसार काम करती, वही व्यवस्था थी। तो जरा सा देख लो बेटा क्या व्यवस्था थी। इसमें यह कहा गया कि एक तो भैया होंगे गवर्नर जनरल और इनकी परिषद के 4 सदस्य। तो यही लोग भारत पे शासन भी करते थे, यही लोग भारत पे कानून भी बनाते थे, यानी कार्यपालिका विधायिका दोनों काम करते। अब कहा गया कि विधि बनाने के लिए आप लोग विधि नहीं बनाएंगे, इसमें 6 और सदस्य आएंगे। हाँ, 2 सदस्य का और भी प्रावधान किया गया था कि गवर्नर जनरल 2 को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल ने इनको मनोनीत नहीं किया। तो अब कानून बनाने के लिए कितना, 11 लोग बैठेंगे। और कानून कैसे बनेगा? बहुमत से बनेगा। अब ये प्रश्न बड़ा जरूरी कि 6 कौन लोग होते थे, तो जरा सुन लीजिए, कॉपी ओपी होगी तो नोट कर लीजिएगा। एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक सर्वोच्च न्यायालय का उप न्यायाधीश। उस समय 4 प्रांत बन गए थे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, और उत्तरी पश्चिमी प्रांत बन गया था। तो इन 4 प्रांतों से एक एक प्रतिनिधि, तो 4 प्रांतों से एक एक प्रतिनिधि 4 हो गए। एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 5 होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय का उप न्यायाधीश 6 होगा। ये लोग विधि बनाने के लिए बैठे। तो 1853 की बहुत बड़ी खासियत दिख रही है, बहुत बड़ी विशेषता दिख रही है कि कार्यपालिका माने एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के मध्य एक लाइन ऑफ डिमार्केशन की शुरुआत हुई, जो आप देखेंगे धीरे 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 1935 तक आते आते ये 2 सदनी व्यवस्था हो गई, यानी एक संसदीय व्यवस्था का रूप उभर गया। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा बेटा। तो अपनी बात मैं आज यहीं समाप्त करूंगा। जिन मित्रों का छूटा है, यूट्यूब पे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना सहयोग करिए।
ये निःशुल्क क्लासेस हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे प्रतिदिन फेसबुक के इसी पेज पर, आर्या करियर पॉइंट आजमगढ़ पे मैं लाइव होता हूँ। आनंद लीजिए, पढ़ाई का लाभ उठाइए, एंजॉय करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। 2023 में सभी मित्र पीसेस बने जो हमें देख रहे हैं, और जो नहीं देखेंगे उनके लिए समस्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।